तो सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट्स चॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम जो हमारी फिजिक्स है कक्षा 10 की, वैसे यदि विज्ञान के अनुसार देखें, साइंस के अनुसार, तो हमारा 10वां चैप्टर है और वैसे फिजिक्स है हमारी, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है हमारा, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही बिल्कुल चैप्टर, इसमें कुछ थोड़ा बहुत बढ़ के और आगे आया हुआ है। ये कक्षा 12 में है, तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ हेडिंग पहले से मैंने लिख दी हैं। जैसे हमारी पहली है प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश है क्या? तो वैसे कह देते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं। तो या कहिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, जो हमारे नेत्रों को दृश्यमान बनाती है। अर्थात यानी नेत्र प्रकाश की उपस्थिति में इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। या कहिए, प्रकाश अपने सामने की वस्तुओं को स्पष्ट नेत्र देख पाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमारा जो मेन परिभाषा क्या हुई इसकी, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो नेत्रों को दृश्यमान बनाती है, जो नेत्रों को देखने योग्य बनाती है। तो देखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो नेत्रों को दृश्यमान बनाती है। दृश्यमान का मतलब देखने योग्य बनाती है। क्या है? ऊर्जा है, क्योंकि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऐसे ही इन नेत्रों को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश की उपस्थिति में ही नेत्र देख पाते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर है, ऊर्जा की उपस्थिति में ही ये कार्य कर सकता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो नेत्रों को दृश्यमान बनाती है। अब हमारे प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं? सबसे पहले, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नंबर 2, पहले नंबर पर होगी हमारी, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नंबर 2, प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होकर, लौटकर या अपवर्तित होकर पुनः सरल रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश परावर्तन या
अपवर्तन के बाद भी पुनः सरल रेखा में गमन करता है। समझ में आ रहा होगा। 2 नंबर हुए। नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये नंबर 3 है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगला नंबर है नंबर 4, प्रकाश चुंबकीय गुणों का पालन करता है। चुंबकीय गुणों का पालन करता है और विद्युत के भी नियमों का पालन करता है, विद्युत के गुणों का भी पालन करता है। अगले नंबर में लिख सकते हो आप। इसके बाद में है हमारी प्रकाशिक वस्तुएं। क्या? प्रकाशिक वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रकाशिक वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं या करती हैं उन्हें हम प्रकाशिक वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रकाशिक वस्तुएं कहते हैं। प्रकाशिक वस्तुएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दीप्त वस्तुएं और नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या है? जो प्रकाशिक वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हें किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। बल्ब, बल्ब को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। टॉर्च, मोमबत्ती, अब लालटेन तो रही नहीं, तो ये वस्तुएं प्रकाशिक वस्तुएं हैं। और अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करके किसी दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। किसी दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है हमारा, जब ये लाइट का फोकस इस पर प्रकाश जब इस पर आपतित हो रहा है तब ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, अर्थात ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा तो ये हमें दिखाई भी नहीं देगा। तो ये बोर्ड कैसा है? ये अदीप्त है। जैसे सड़क के किनारे लगे बोर्ड आपने देखे होंगे, रात्रि के समय जब हम किसी वाहन के द्वारा जाते हैं तो वाहन की लाइट का जब फोकस पड़ता है बोर्ड पर तब ऐसा लगता है मानो ये दीप्त हों, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी वो बोर्ड चमकने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी लाइट बंद करिएगा तुरंत वो बुझ जाएंगे, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। और सबसे मूल तो चंद्रमा है ही। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वो चमकता हुआ दिखाई देता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं है। तो इन्हें लिखना चाहो तो
जो प्रकाशिक वस्तुएं, ये किसका उदाहरण है? प्रकाशिक वस्तुओं का। जो प्रकाशिक वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या है? सूर्य, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि। अब अदीप्त वस्तुएं, तो जो प्रकाशक वस्तुएं, प्रकाशक को जरूर लगाएंगे, जो प्रकाशक वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करके किसी दूसरे प्रकाश की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सबसे पहले चंद्रमा, सड़क के किनारे लगे बोर्ड, सड़क किनारे लगे बोर्ड, और ये सभी मेज, कुर्सी, दीवार, ये सभी अदीप्त हैं। अब है हमारी प्रकाशिक किरण। क्या है? प्रकाशिक किरण। तो इसे यहां लिख दूं मैं, परावर्तन को बाद में देख लेंगे। प्रकाशिक किरण। प्रकाशिक किरण क्या है? तो प्रकाश जब अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वह एक सरल रेखा बनाता है, जिसे किरण कहते हैं। या कहिएगा, प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके द्वारा एक सरल पथ बनता है, जिसे किरण कहते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा के अनुदेश, ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुदेश गमन करता है, यानी सीधी रेखा के अनुदेश गमन करता है, जिसे प्रकाशिक किरण कहते हैं। प्रकाशिक किरण कहते हैं। अब ये प्रकाशिक किरण हमारी 3 प्रकार से चलती हैं किसी माध्यम में गुजरने के बाद। वैसे तो एक समान चलती हैं, लेकिन किसी माध्यम में से गुजरने के बाद प्रकाश किरणें 3 प्रकार की हो जाती हैं। तो 3 प्रकार: अभिसारी, नंबर 2 अपसारी, और नंबर 3 समांतर। अभिसारी, अपसारी और समांतर। पहले थोड़ा सा चेक कर लूं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभिसारी, अपसारी और समांतर, तो समझेंगे। अभिसारी क्या है? जो किरणें
किसी माध्यम में से गुजरने के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ऐसे किरणें इस प्रकार से दर्पण तक आएंगी और आकर के ऐसे ये परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तब इन किरणों को हम अभिसारी किरणें कहेंगे। क्या कहेंगे? नंबर 1 वाली अभिसारी किरणें। और नंबर 2 है हमारा, तो इधर बना दूं मैं, ये अभिसारी किरण हो गई, एक बिंदु पर मिल रही वो अभिसारी किरणें। और ये उत्तल दर्पण हो गया, तो इसमें जब किरणें जाएंगी तो एक बिंदु पर न मिलकर इधर उधर फैल जाती हैं। तो कैसे जाएंगी? तो ये ऐसे करके फैल जाएंगी। इन किरणों को क्या कहेंगे हम? अपसारी किरणें कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरणें। तो जब प्रकाशित किरणें किसी माध्यम से परावर्तित या अपवर्तित होकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, तब तो उन्हें अभिसारी किरणें कहते हैं। और परावर्तित या अपवर्तित होकर एक बिंदु पर न मिलकर इधर उधर बिखर जाती हैं, तब उन्हें अपसारी किरणें कहते हैं। नंबर 3 है समांतर किरणें। तो जैसी आती हैं वैसी ही सीधी चली जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम समांतर किरणें। तो मान लीजिए समतल पृष्ठ है हमारा, तो इससे जाएंगी नहीं, परावर्तित होकर ज्यों की त्यों मुड़ जाएंगी, तब इन्हें क्या कहेंगे हम? समांतर किरणें। सभी की समझ में आ गया होगा? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में आगे है हमारा मूल, जो प्रकाश का चैप्टर है हमारा, मूल परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन नंबर 5 है हेडिंग है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, दर्पण है, और देखो प्रत्येक वस्तु पर ये अदृश्य एक लंब होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये प्रत्येक वस्तु के बीच में से होकर गुजरता है, तभी वह वस्तु टिकी हुई है। बिना स्थिर हुए तभी टिक पाएगी जब वह 90 अंश का कोण बनाएगी, अभिलंब से होकर गुजरेगी, तभी वह वस्तु टिक पाएगी। तो ऐसे कोई किरण आपतित हुई, इसे क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। आपतित किरण। और इस प्रकार से ये वापस चलेगी। यह दर्पण है, तो इधर तो पार निकलेगी नहीं, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तब इसे कहेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। तो समझ में आ गया होगा? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अविलंब है। और ये परावर्तक पृष्ठ कह दीजिए, या चिकना पृष्ठ कह दीजिए, या तल कह दीजिए, या केवल पृष्ठ कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हो। परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ, चिकना पृष्ठ, तल, कुछ भी कह सकते हो आप। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई आपतित किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है। इनके अनुसार डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब कोई आपतित किरण किसी पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अथवा लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से
टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इधर ये माध्यम हमारा फर्स्ट है, माध्यम फर्स्ट, और इधर माध्यम सेकंड। तो जब कोई प्रकाशित किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं, जब कोई आपतित किरण पृष्ठ से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देखो, परावर्तन में ये जो हमारी आपतित किरण है, ये अविलंब के साथ में, ये आपतित किरण अविलंब के साथ में ये कोण बनाती है, आपतन कोण। आपतित किरण के साथ कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। आपतन कोण कौन सी किरण के साथ? आपतित किरण के और अविलंब के साथ आपतन कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के साथ परावर्तन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। समझ में आया होगा? दोनों अविलंब के साथ हैं, आपतित किरण के साथ आपतन कोण, परावर्तित किरण के संग परावर्तन कोण। इसे आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, स्मॉल से। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन के अगली नंबर 6 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसके दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। नंबर 1, देखो यहां, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये एक ही तल के बिंदु पर मिलते हैं, या तल के एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, और गुजरने के लिए आर पार होना चाहिए। तो यहाँ एक ही तल पर मिलते हैं, या कह सकते हो पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण और अविलंब, पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, नंबर 2, दूसरा नंबर क्या है? पहला तो हो गया आपतित, परावर्तित और अविलंब, पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण यहां लिख सकते हैं आई, और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसके दोनों नियम हो गए। यहां लिख सकते हैं हम कोण आई बराबर कोण आर, दूसरे नियम के लिए। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारे
परावर्तन के नियम तक हेडिंगें रही। इसके बाद में आते हैं हमारे दर्पण। क्या आते हैं? दर्पण, जो हमारा पृष्ठ है। तो इनको अगले टॉपिक में, वैसे इसमें टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे तो मैं परिभाषा इसमें थोड़ी बहुत और करा दूं। तो अगली देखिए दर्पण क्या है। तो दर्पण प्रतिबिंब तक हो जाएंगे, उसके बाद में नई टॉपिक में कराऊंगा मैं। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है, संबंध सिद्ध करने के नियम है, तो इस वजह से तो समझे। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे कांच के दो पृष्ठों से जो, जैसे दो नहीं एक ही होता है इसमें। तो कांच की या लेंस की एक सतह पर जब पॉलिश कर दी जाती है, या कहिए चांदी की कलई कर दी जाती है, तो दूसरी सतह चमकीली दिखाई देती है, या कहिए दूसरी सतह परावर्तक बन जाती है। इस इसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या है दर्पण? जब लेंस की एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं तो दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ बन जाती है। इस क्रिया को या इस उपकरण को हम क्या कहते हैं? दर्पण। तो जब कांच की एक सतह पर चांदी की कलई कर दी जाती है, कलई या पॉलिश कर दी जाती है, कर दी जाती है, तो दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ बन जाती है, बन जाती है। तब उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। तो दर्पण होते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। नंबर एक समतल दर्पण और नंबर दो गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है? तो सुनिएगा, समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है या कहिए गोले का एक भाग होता है तो इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र देखिए, ये समतल दर्पण हो गया। और गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया होगा।
गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण और नंबर 2 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। देखो इधर पॉलिश है गड्ढे में और ये उभरा हुआ भाग क्या हो गया हमारा? परावर्तक पृष्ठ। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उभरे हुए पृष्ठ को उत्तल दर्पण और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इनकी परिभाषाएं मैंने नहीं लिखी है, उत्तल की और अवतल की, अपने आप लिख लीजिएगा। तो इतना समझ में आया। इसके बाद में है हमारा प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो समझेंगे प्रतिबिंब। पहले सामान्य भाषा में समझ लीजिए। जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती है, सामान्य भाषा है, जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती है तब उस वस्तु जैसी आकृति दर्पण में दिखाई देती है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये तो सामान्य रही। अब विज्ञान की आपकी परिभाषा क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, इस प्रकार से दर्पण है और ये मुख्य अक्ष हो गया। अभी आगे कराएंगे हम। यहाँ कोई वस्तु रखी है, ये भी, और इसका ये सेंटर है और ये एफ है। तो इस प्रकार से ये वस्तु से किरण गई और टकरा करके फोकस पर होकर वापस आई। अब यहां से अभिलंब गुजरा जो सी से होकर निकला। जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को काटे, कौन सी? ये परावर्तित किरण और अभिलंब, तो वहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किसी दर्पण में, चाहे वो उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे समतल हो, जैसी भी स्थिति में हो, किसी दर्पण में जब परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर काटते हैं वहां प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन कौन सी किरण? परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर काटते हैं वहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समझ गए होंगे कौन कौन सी किरण? तो यहां लिख देंगे, जब किसी वस्तु से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अभिलंब को जिस बिंदु पर काटती है वहां प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब बनता है लिख सकते हो आप, या प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। कौन कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो इन्हें क्या, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो जो प्रतिबिंब वास्तव में बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जो जिसका आभास होता है उसे आभासी प्रतिबिंब।
क्या कहिए, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए होंगे। तो यानी जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, या कहिएगा जब कोई किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, आभासी स्थिति में अपवर्तन भी हो जाएगा, आगे निकलेगी, तो अपवर्तन तो नहीं होगा, आभास होगा उसका केवल। तो किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को नहीं, अभिलंब को वास्तव में काटती है, यानी परावर्तित किरण अभिलंब को वास्तव में काटती है, तब उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक रूप में न काट करके आभासी स्थिति में काटती है, तब उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज का हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का यहीं पर हम पूर्ण करते हैं। इसके बाद में दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, और उसके बाद में हमारे चिन्ह परिपाटी है, प्रतिबिंब का बनना है। चिन्ह परिपाटी की बात कराएंगे, प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ तक हमारी कल दूसरी टॉपिक रहेगी। उसके बाद आगे जैसा उचित रहेगा वैसा कराएंगे। तो सभी विद्यार्थी विशेष रूप से समझें, जो हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी विद्यार्थी एक दूसरे को शेयर अवश्य किया करें, और जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, यदि उनकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा हो वो सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं, हमारी द्वारा पढ़ाई की परिभाषाएं आपको अच्छी लग रही हैं, तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।